हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं अनुराग खरे और ये आपका अपना प्यारा सा चैनल अपना पढ़ाई अड्डा। ठीक है, आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी जानकारी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के लिए एरिया वेक्टर क्या होता है ये जानना जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल सही सुना आपने, एरिया वेक्टर। एरिया स्केलर नहीं होता है, एरिया वेक्टर होता है। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एरिया वेक्टर। तो आज के बाद ये दिमाग में बैठा लेना कि एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ना कि स्केलर क्वांटिटी। ठीक, दो तरीके के एरिया वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे। पहला एरिया वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे ओपन सिस्टम के लिए, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्लोज सिस्टम के लिए। ठीक है, तो पहला ओपन सिस्टम और दूसरा क्लोज सिस्टम। तो चलो पहला ओपन सिस्टम क्या होता है ये देख लेते हैं। ओपन सिस्टम, देखो ओपन सिस्टम का मतलब क्या है, टू डायमेंशनल फिगर। ठीक, टू डायमेंशनल फिगर के लिए जो एरिया वेक्टर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम, एरिया वेक्टर ऑफ ओपन सिस्टम। ठीक, तो एरिया वेक्टर ऑफ ओपन सिस्टम के लिए पहला एग्जांपल अगर हम लोग लें तो एक स्क्वायर का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड ए है, ये ए है। ठीक, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, ए क्रॉस ए। ठीक, अब देखो अगर ए क्रॉस ए है तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, ए स्क्वायर साइन थीटा, और अगर ये स्क्वायर है तो ये एंगल 90 होगा। ये जो थीटा होता है वो क्या होता है, ए और ए के बीच का एंगल, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन 90। ठीक, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, या बोले तो साइड का स्क्वायर। ये क्या हुआ हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अभी तक बचपन से हम लोग यही पढ़ते आ रहे थे क्या, कि साइड एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। ठीक, तो वो बचपन से जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे वो एक्चुअली एरिया ही वेक्टर आ रहा था, और बाई डिफॉल्ट वो सही हो जा रहा था। क्यों, क्योंकि स्क्वायर का जो दो एजेस के बीच का एंगल होता है वो 90 होता है, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो बाई डिफॉल्ट जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, वो सही था। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है, एरिया क्या है, वेक्टर ही क्वांटिटी है। ठीक, अच्छा अगर एग्जांपल ले लें एरिया के अलावा रेक्टेंगल का ले लें। ठीक, रेक्टेंगल का ले लें तो रेक्टेंगल के लिए क्या हो जाएगा, एल बी। एरिया क्या हो जाएगा इसका, एल इंटू बी, एल क्रॉस बी। ये क्या होगा, एल बी साइन थीटा। यहाँ भी एंगल कितना होता है, 90। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एल बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, फिर से क्या हो जाएगा, एल बी। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एल बी। ठीक, तो इसका मतलब ये भी क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी। चलो ठीक, इतनी बात तो समझ में आती है साहब, एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें क्या होगा, डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा। तो ये स्क्वायर के लिए अगर हम बात करें तो ये क्या था, मैग्नीट्यूड। रेक्टेंगल के लिए ये क्या था, मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की अगर बात करें तो देखो ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए, एल क्रॉस बी, ये दोनों क्या है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, टू डायमेंशन के लिए, ओपन सिस्टम के लिए, जिस प्लेन का एरिया हम निकाल रहे हैं। ठीक, तो ये जो स्क्वायर है ये इस बोर्ड के प्लेन में रखा हुआ है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये होगा एरिया वेक्टर। ठीक है, ए क्रॉस ए। तो अगर ये ए है, ये ए है, ए क्रॉस ए, राइट हैंड का रूल, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए राइट हैंड रूल यूज करते हैं। ठीक, ए का क्रॉस प्रोडक्ट करना है ए के साथ, तो ए क्रॉस ए अगर करेंगे तो बाहर की तरफ आ रहा एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, या अगर इस वाले ए की तरफ हम राइट हैंड रखें, इस तरफ क्रॉस करें तो अंदर की तरफ जा रहा है। कोई बच्चा कहे कि नहीं सर हम इस वाले ए को इस वाले ए के साथ क्रॉस करेंगे तो ये
बाहर की तरफ। किसी बच्चे ने कहा सर इस वाले ए का आप इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करिए, तो ये अंदर की तरफ। मतलब क्या, एरिया वेक्टर या तो परपेंडिकुलर बाहर आएगा या तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर अंदर जाएगा। कहने का मतलब ये कि एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटसाइड या परपेंडिकुलर इनसाइड। ठीक, तो ये आपका ओपन सिस्टम था। एरिया वेक्टर ध्यान रखिएगा, एरिया वेक्टर आउटसाइड द प्लेन आएगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, दोनों ही सही, चाहे आप बाहर लिखो चाहे अंदर लिखो। बस कंडीशन क्या है कि वो जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो चलो, ये तो ओपन सिस्टम के लिए था। क्लोज सिस्टम की बात करें, अच्छा ओपन सिस्टम में अगर सर्किल होता तो सर्किल का एरिया वेक्टर क्या होता। अगर ओपन सिस्टम में ये एक सर्कल है, ठीक है, रिंग, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा। ये प्लेन जिस भी प्लेन में रखा हुआ, मान लिया कि ये जो है इस बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ठीक, तो इसका एरिया वेक्टर एक ऊपर की तरफ होगा परपेंडिकुलरली, ये एरिया वेक्टर होगा 90 डिग्री पे, या तो नीचे की तरफ होगा। ये चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, दोनों ही सही है। ठीक, ये भी एक 2 डायमेंशनल फिगर है, सर्कल। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम क्या है। क्लोज सिस्टम मतलब 3 डायमेंशनल फिगर, 3D। ठीक है, तो 3D के लिए अगर हम लोग बात करें, 3D के लिए अगर हम लोग बात करें तो एरिया वेक्टर फॉर 3D सिस्टम और क्लोज सिस्टम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो पहला एग्जांपल, इसके लिए भी क्यूब भी ले लिया जाए। ये क्यूब हो गया, ठीक है, एक क्यूब हो गया, और इस क्यूब की कितने फेसेस होंगे। क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, पता है, ठीक है। ठीक, तो अगर ये क्यूब है तो इसके 6 फेसेस होंगे। अगर 6 फेसेस होंगे तो 6 फेसेस के लिए 6 एरिया वेक्टर होंगे। ठीक है, देखो अगर हम इस वाले फेस की बात करें, इस तरफ जो फेस है, ठीक, तो इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। ठीक, तो क्लोज सिस्टम में क्या कन्वेंशन है कि जो बाहर की तरफ एरिया वेक्टर होता है उसको हम लेते हैं और अंदर वाले को हम निगलेक्ट करते हैं। अंदर वाले एरिया वेक्टर की बात हमको नहीं करनी है। ठीक, सिमिलरली इस वाले फेस की अगर हम बात करें, इस तरफ जो है आउटसाइड, इसमें भी एक एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ, एक होगा अंदर की तरफ, तो अंदर वाले के लिए हमको बात नहीं करनी है। सिमिलरली जो नीचे है बॉटम पे, इसके लिए भी एक एरिया वेक्टर नीचे होगा। ये कैसा होगा, परपेंडिकुलर। ये कैसा होगा, परपेंडिकुलर। ये कैसा होगा, परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये जो एरिया वेक्टर होगा ये बाहर की तरफ होगा आउटसाइड, एक एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, उसकी बात नहीं करनी। टॉप सरफेस की बात करें, एक एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ परपेंडिकुलरली, एक नीचे की तरफ, तो अंदर की तरफ वाले वेक्टर की बात हमको नहीं करनी, बाहर की वाली बात करनी है। एक बाहर की तरफ होगा एरिया वेक्टर और एक पीछे वाले फेस के लिए आउटसाइड, बैकवर्ड। ठीक, तो टोटल 6 एरिया वेक्टर होंगे इसके लिए, इस क्यूब के लिए। ठीक, अगर मान लो शेप जो है, ये फर्स्ट शेप था आपका क्यूब का, मान लो जो क्लोज्ड शेप है या क्लोज्ड सिस्टम है वो एक सिलेंडर है, फिर इसके लिए कैसे होगा। तो देखो इसमें कितने सरफेसेस हैं, कितने फेसेस हैं। एक फेस तो ये टॉप का, ये एरिया वेक्टर हो गया ऊपर की तरफ, ये बॉटम का एक हो गया, इसके लिए एक एरिया वेक्टर हो गया बाहर की तरफ। क्या बताया था मैंने, क्लोज सिस्टम में बाहर वाला एरिया वेक्टर लेते हैं, अंदर वाला नहीं। तो टॉप के लिए भी एक बाहर होगा एक अंदर होगा, अंदर वाला नहीं लेना। बॉटम के लिए भी बाहर और अंदर, अंदर वाला नहीं लेना है, बाहर वाला एरिया वेक्टर लेना है, बाहर वाला एरिया वेक्टर लेना है। अच्छा, ये तो 2 फेसेस हो गए, टॉप और बॉटम। अब देखो इसमें जो तीसरा फेस है वो क्या है, कर्व्ड सरफेस। ठीक, तो कर्व्ड सरफेस में भी यहाँ एक एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ, यहाँ एक एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ। अब ये कर्व्ड सरफेस है तो एक बाहर की तरफ इधर भी तो आएगा, बाहर इधर आएगा, एक अंदर जाएगा, मतलब चारों तरफ। ये तो
एक पूरा सिलेंडर होगा ना, कर्व्ड होगा, तो हर एक फेस पे एक एरिया वेक्टर बाहर की तरफ निकला होगा। इस तरफ इस साइड में एक एरिया वेक्टर ऐसे निकला होगा बाहर की तरफ, इधर एक एरिया वेक्टर ऐसे निकला होगा, इधर ऐसे, इधर ऐसे, पीछे की तरफ और आगे की तरफ, पूरे कर्व्ड सरफेस पे क्या होगा, एरिया वेक्टर निकला होगा। ठीक है, बाहर वाला, अंदर वाले एरिया वेक्टर की बात हमको नहीं करनी है। ठीक, कहने का मतलब ये कि चाहे क्यूब हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे कोई भी क्लोज फिगर हो, उस क्लोज फिगर में करना क्या है हमको, एरिया वेक्टर आउटसाइड का लेना है, इनसाइड का नहीं लेना। ठीक, चलो, तो ये तो आपका हो गया एरिया वेक्टर ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के लिए। अब बात करते हैं, देखते हैं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या रिलेशन है, क्यों जरूरी था एरिया वेक्टर पढ़ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने के लिए। चलो समझते हैं सारी चीज़ों को। अब बात कर लें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing, the number of electric field line passing perpendicularly through a surface along the direction of area vector is called electric flux. ठीक, the number of electric field lines passing perpendicularly through a surface along the direction of area vector is called electric flux। मतलब क्या है इसका, समझो। देखो, मान लिया कि ये एक हमारा एक सरफेस रखा हुआ है, कैसा सरफेस है ये, मान लिया ये एक सरफेस हमारा रखा हुआ है, और ये सरफेस परपेंडिकुलरली रखा हुआ है इस बोर्ड के प्लेन के। ये सरफेस कैसा रखा है, ऐसे रखा है ये, ठीक है, ये रखा है परपेंडिकुलरली टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड का प्लेन ये है, ऐसे सरफेस हमारा ये रखा है, ऐसे ये, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर देंगी, इसके अंदर से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी। ठीक, तो मान लिया कि ये अगर एक सरफेस रखा हुआ है और ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर है, सरफेस है ये, ओपन सिस्टम। अगर ओपन सिस्टम है तो एक एरिया वेक्टर आएगा आउटसाइड, कैसा होगा ये, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्लेन से परपेंडिकुलरली आउटसाइड में निकला हुआ है। अब इस प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे पास कर रही है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। So electric field lines perpendicular to the surface along the direction of area vector। So अगर हम इस टाइम पे फ्लक्स की बात करें, ठीक है, तो फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E। एक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक। ठीक, तो अभी हम लोगों को बात करनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो फाई E। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ E और A। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फाई ई। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक,
तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। अच्छा, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेयर थीटा is the angle, theta is the angle between E and A, वेक्टर E and वेक्टर A। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक। तो अब देखिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अगर ये हो गया, तो यहाँ cos थीटा रिप्रेजेंट कैसे हो सकता है। देखो, कोई ये ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ही, क्या ये कुछ और एंगल पे नहीं हो सकते। चलो देखते हैं। मान लिया सपोज कर लिया कि सरफेस हमारा अभी भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन रखा हुआ है, ठीक है। सरफेस हमारा अभी भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन रखा है, और एरिया वेक्टर अभी भी हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार ऐसे ना होके किसी एक एंगल पर है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है। तो इस टाइम पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा, वो क्या होगा, वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का एंगल। तो अगर ये थीटा है तो एरिया वेक्टर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कंपोनेंट आएगा, ये अगर ई है तो ये कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा ई कॉस थीटा, ये होगा ई कॉस थीटा। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दोनों का प्रोडक्ट। सो फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, सेम फॉर्मूला, ठीक। सो ये है आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। इस पर कई सारे केसेस बनते हैं, कई सारे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक एक करके इसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। चलो।